शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी, ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसी। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया, एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़ दिया। सुलझा विवाद श्री राम जन्मभूमि वाला, बन रहा मंदिर है जय सिया राम की। नाच नर नारी झूम धरती को चूम चूम, देवगण बोले जय जय अयोध्या धाम की। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी है समय की तेज कटारी ने। भारत के नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। गाहों पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आपको प्रणाम करता हूं। सतमौला कवियों की चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी मैं तेरे बच्चे का बाप बनने वाला हूँ, ये देख। ओ फुद्दू, एक गैस से भरा गुब्बारा अपनी माँ को दिखाइयो। लाइफ में कुछ बातों का बचना बहुत मुश्किल, और जब हो साथ सतमौला और उसका चटपटा टेस्ट, तो हर चीज बचेगी आसानी। सतमौला celebrates the release of Fukre 3 in theaters near you. नमस्कार, सतमौला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सतमौला कवियों की चौपाल आपकी अपनी चौपाल। सतमौला कवियों की चौपाल आज 21वें वर्ष में प्रवेश करने जा रही है, यानी जब ये एपिसोड आपके बीच में होगा 15 अगस्त आ चुका होगा। 15 अगस्त 2004 से चल रही है अनवरत यात्रा आगे भी अनंत काल के लिए चलती रहेगी। इसका एक कारण है, वो कारण है आपका हमें मिलता हुआ प्यार और आशीर्वाद, और हमारे शो पे जो कवि आते हैं वो आपकी उम्मीदों पे खरे उतरते हैं। आपकी जो भावनाएं हैं, राष्ट्र चिंतन की बात है, वो अपनी कविताओं में करते हैं। एक बार पुनः जोरदार ताली के साथ हम स्वागत करें सभी का। सतमौला कवियों की चौपाल, ये साधना टीवी के हमारे राकेश गुप्ता जी जो चेयरमैन हैं, अनिल मित्तल जी जो इस कार्यक्रम के संरक्षक हैं, सतमौला ग्रुप के चेयरमैन हैं, ये उनके शिव संकल्प का परिणाम है जो आज हम 21वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। सतमौला कवियों की चौपाल में आज मैं जिनको सबसे पहले एक काव्य आहुति के लिए जो अनुष्ठान में डाली जानी है, उसके लिए मैं जिनको आह्वान करना चाहता हूँ, वह होते हैं देश के, बहुत देश ही नहीं, देश के लाडले युवा तो हैं। युवा से आगे जो बड़ी बात है कि वो उन्होंने देश की सरहदों को पार करके अपनी भगवा कविताओं, मैं ओज कविता नहीं, भगवा कविताओं, और भगवा भी उन्होंने धारण कर रखा है और भगवा मैंने भी धारण कर रखा है। भगवा कविताओं से, और चाहे वो गोवंश के प्रति हो, चाहे वो राष्ट्र के प्रति हो, अपने अलग जगाते फिरते हैं। ऐसे मेरे प्रिय लाडले भाई अमित शर्मा का जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करें। अमित शर्मा जी, बहुत बहुत आभार दादा। मैं सतमौला कवियों की चौपाल जितने भी दर्शक गण देख रहे हैं, श्रोता सुन रहे हैं, मैं उनको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और जैसा दादा ने बताया कि एक देश में फिजी और ऑस्ट्रेलिया, तो हम भी साथ साथ थे। भारत सरकार का एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था, वहां पर हम साथ में थे और 4-5 दिन हमने साथ में ही गुजारे। और मित्रों, जैसे कि
ये बहुत बड़ी बात है कि किसी एपिसोड को 21 वर्ष हो जाए। 2 दशक से लगातार साधना टीवी पर सतमोला कवियों की चौपाल चल रहा है। मैं कोटि शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं आदरणीय दादा प्रवीण आर्य जी को। स्वतंत्रता दिवस का अवसर है, जब अगस्त आता है, आज से 77 वर्ष पहले जब हम आज़ाद हुए थे, स्वतंत्र हुए थे, तब जाकर अपने सैनिकों ने यही शब्द कहे होंगे, क्रांतिकारियों ने यही शब्द बोले होंगे कि लेके देशभक्त आगे बढ़ते ही जाते थे, कहते से भारत की शान का तिरंगा और जन गण मन वंदे मातरम धुन इसकी, सभी धर्मों के है ईमान का तिरंगा। बहुत अच्छे, बहुत जन गण मन वंदे मातरम धुन इसकी, सभी धर्मों के है ईमान का तिरंगा। और भुजा एक घायल हुई दूसरी से थाम लिया, भुजा एक घायल हुई दूसरी से थाम लिया, झुकने न दिया हमने मान का तिरंगा, झुकने न दिया हमने मान का तिरंगा, और कुर्बानी रंग लाई दुल्हन आजादी की आई, राजपथ पे लहरा सम्मान। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, राजपथ पे लहरा तिरंगार का तिरंगा। और मित्रों, जब हम आजादी की बात करते तो बिना कश्मीर के ये बात नहीं हो सकती। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं अपनी सरकारों को, जिन्होंने कश्मीर मुद्दे को हल कर कर धारा 370 इस देश से हटा दी। जब धारा 370 हटी तो उस समय पर 3 मुख्यमंत्री कहा करते थे कि अगर धारा 370 हटी इस देश से तो कश्मीर में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं मिलेगा। और तिरंगा उठाने वाले तो करोड़ों दर्शक साधना टीवी के माध्यम से कवि सम्मेलन सुन रहे हैं, आज उनको उठाने वाला कोई नहीं मिल रहा। तब दादा कहना चाहता हूं कि बारूद भरा तुमने घाटी में, उसको तो फटना ही था। बारूद भरा तुमने घाटी में, उसको तो फटना ही था। कलंक बनी थी 370, उसको तो हटना ही। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कलंक बनी थी 370, इसको तो हटना ही था। और राजद्रोह की गर्म हवा का लम्हा ठहर गया देखो, लाल किले से लाल चौक तक लहर गया देखो। और प्रचंड बहुमत भारत ने ना ऐसे ही दे दिया साहब, तुमने सावरकर का वंशज हल्के में ले लिया साहब। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तुमने सावरकर का वंशज हल्के में ले लिया साहब। और बाधा कितनी भी आए भूचाल से नहीं डरा करते, हम अंध उपासक महाकाल के काल से नहीं डरा करते। डमक डमक डम डम शिव शंकर फिर से डोल गया, खुद की नगरी खून में देखी, नेत्र तीसरा खोल गया। और एक विधान, एक परिधान और एक संविधान होगा, लाल चौक पर तिरंगे की छाया में राष्ट्रगान होगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लाल चौक पर तिरंगे की छाया में राष्ट्रगान होगा। और युगों युगों तक सभी पढ़ेंगे, अजब कहानी बना दिया। दादा अगली पंक्ति में कुछ चाचा जान भाईजानों के नाम आएंगे कि युगों युगों तक सभी पढ़ेंगे, अजब कहानी बना दिया। अलगाववाद का चचा गिलानी पानी पानी बना दिया, अलगाववाद का चचा गिलानी पानी पानी बना दिया। केसर की क्यारी में सारे बोते अपने पाप रहे, जिम्मेदार उमर फारूक के दोनों बेटे बाप रहे। ना महबूबा ही दिखती है, नहीं पाक और चीन दिखा, अब तक वो बीमार आदमी नहीं मलिक यासीन दिखा। और अंधियार मिटाने का जिम्मा था, अंधियार मिटाने का जिम्मा था, जलते दिए की बाती पर राष्ट्रवाद स्थापित कर दिया। राष्ट्रवाद स्थापित कर दिया अलगाववाद की छाती पर। और मां को सब कुछ दे डाला, मां को सब कुछ दे डाला, तब जाकर हम बड़े हुए हैं। जहां पे पीएम खड़े हुए हैं, कई हिमालय गढ़े हुए, जहां पे पीएम खड़े हुए हैं, कई हिमालय गढ़े हुए हैं। और मुकुट देश का बचा लिया और लाज बची सम्मान की, हल्की कुर्सी मत समझो तुम भारत के प्रधान की। जो कविता से राज बदलता वो दिनकर कुर्सी में है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दादा दिनकर जी बैठे, दादा बागीश दिनकर, उनके सानिध्य में पढ़ना चाहता हूं। और हास के बहुत बड़े कवि वेद दादा बैठे हुए हैं, तब जा कहना चाहता हूं कि जो कविता से राज बदलता, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तब जाके कहता हूं कि जो कविता से राज बदलता वो दिनकर कुर्सी में है। बैल की भांति कोल उचलाया सावरकर कुर्सी में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बैल की भांति कोल उचलाया सावरकर कुर्सी में है। 1.25 अरब के भारत का भी प्यार यहां कुर्सी में है। डॉक्टर केशव राव हेडगेवार यहां कुर्सी में है। माधवराव सदाशिवराव का अंतस कुर्सी में है। 20 साल तक संघ चलाया देवरस कुर्सी में है। तूफानों में पार लगाई वो नैया कुर्सी में है। जीवन हवन किया जिसने रज्जू भैया कुर्सी में है। और अब तक कितने नींव बने हैं रण बांकुरे कुर्सी में, स्वयं समर्पित होके लगे हैं बाल ठाकरे कुर्सी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, स्वयं समर्पित होके लगे हैं बाल ठाकरे कुर्सी में। और सत्य सनातन परंपरा, सत्य सनातन परंपरा जब दानव से ठन जाती है, जब असुर पराजित होते हैं, तो ये कुर्सी बन जाती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज सुस्थापित कवि
बन चुके हैं, जो पूरे देश भर में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उनका नाम का डंका बज रहा है। ऐसे हमारे बीच में कवि उपस्थित हैं जिन्होंने प्रारंभ किया हमारे टीवी शो सतमौला कवियों की चौपाल से। वो होते हैं हमारे बड़े भाई सुनहरी लाल वर्मा तुरंत जी। और सुनहरी लाल वर्मा तुरंत जी ने अपने आयु के साथ अनुबंध कर लिया है, उन्होंने बाल डाई करने बंद कर दिए हैं। वो हमें भी कहते हैं कि भाई आप भी मूल स्वरूप में आ जाओ, लेकिन भाई हमें तो मतलब इसी रूप में ठीक रखता है। और ये तुरंत जो दादा हैं, तुरंत नाम ऐसे ही नहीं पड़ गया इनका। इनको कोई भी कुछ बोल दे, सही बोल दे, गलत बोल दे, उल्टा बोल दे, सुल्टा बोल दे, ये चवन्नी के ठंडी तुरंत पकड़ाते हैं। ऐसे जोरदार कवि का हम अभिनंदन करते हैं सुनहरी लाल वर्मा तुरंत। तो सुनहरी लाल वर्मा तुरंत मूलतः ब्रज के कवि हैं और ऐसे कवि जो अध्यापन में रहते हुए उन्होंने काव्य पाठ कार्य प्रारंभ किया और उनकी कई कविताएं अनेक राज्यों की पाठ्य पुस्तकों में आपकी कविताएं लग चुकी हैं। आपने राम मंदिर पर भी बहुत अच्छी एक आपकी पुस्तक आई, वो आपकी पुस्तक मेरे पास नहीं पहुंची लेकिन मुझे जानकारी मिली। सुनहरी लाल वर्मा तुरंत एक पैरोडी को किसी समय साहित्य जगत में दोयम श्रेणी का भी नहीं माना जाता था, लेकिन पैरोडी को सुनहरी लाल वर्मा तुरंत जी ने सुस्थापित किया। आप चाहे आपके दोहे हों, चाहे छंद हों, और ऐसी मार मारते हैं या तो आदमी को एमआरआई करनी पड़ती है, सीटी स्कैन कराना पड़ता है। ऐसे लोग साहित्य जगत में ऐसे लोग हैं जो इनकी कविताओं का एमआरआई करते हैं, और लेकिन उस एमआरआई से भी आपकी कविता 24 कैरेट सोने की शुद्धता आपके मानक पे खरी उतरती है। जहाँ जोरदार ताली के साथ हम सुनहरी लाल वर्मा तुरंत जी का स्वागत करते हैं। सुनहरी लाल वर्मा तुरंत। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ सतमौला कवियों की चौपाल के सारथी भाई हमारे परम आदरणीय आर्या जी, और जो आर्या जी प्रवीण आर्या जी हमारे मित्र भी हैं और हमारे बहुत छोटे भाई भी हैं। तो इन्होंने शायद मुझे लगता है 21 साल की उम्र से शुरू किया होगा और आज 21 साल का तो यही हो गया। तो ये 42 पे पहुंच गए और ये 21 पे पहुंच गया, मतलब बराबर बराबर का अनुपात चल रहा है। बहुत अच्छी अच्छी कविताएं यहाँ नए नए कवि लेकर के आ रहे हैं और पूरे देश और विदेश में इन कविताओं को खूब मन से सुना जाता है, और उनको जब सुनते हैं वहाँ के विदेश के लोग तो स्वदेश से विदेश उनका बुलावा आता है और जाते हैं। बहुत सारे कवि पहुँच गए और शायद नवंबर में मैं भी चला जाऊँगा। अरे बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। दुबई जाना है। अभी पहले से बोलना वैसे ठीक नहीं है। नहीं आपने बोल दिया तो ये बोल दिया तो आप अब जाओगे। चलिए अब मैं आज एक ऐसी कविता सुनाऊंगा जो इस मोबाइल से जुड़ी हुई है, और मोबाइल में देख के नहीं पढ़ूंगा, मोबाइल से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि जब एक बेटा पढ़ता है परिवार में तो केवल एक बेटा पढ़ता है, और जब एक बेटी पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है, और पूरे रिश्तेदार भी साथ साथ पढ़ते हैं। तो बहुत बड़ा विस्तार है इन बेटियों के पढ़ने लिखने का। इनको पढ़ाने लिखाने में इनकी माताओं का सबसे बड़ा योगदान है। पिता तो चला जाता है काम करने के लिए, और बेटियां जो उनकी माताएं हैं वो अपनी बेटियों को बहुत मन से पढ़ाती हैं। मैं भी, मेरी माँ ने ही पढ़ाया था मुझे भी, और मेरी माँ बिल्कुल अनपढ़ थी लेकिन मुझे पढ़ाती थी। कैसे आश्चर्य की बात है कि वो अनपढ़ थी और मुझे पढ़ाती थी। मैंने उनके लिए लिखा कि पढ़ी नहीं थी मेरी माँ पर मुझे पढ़ाया करती थी,
और आ से आम कबूतर का से रोज रटाया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कि पढ़ी नहीं थी मेरी माँ पर मुझे पढ़ाया करती थी, आ से आम कबूतर का से रोज रटाया करती थी। और पढ़ी नहीं थी इसीलिए पढ़ने का अर्थ समझती थी, और अनपढ़ रहे स्वच्छंद घूमने को माँ व्यर्थ समझती थी। ऐसी प्यारी प्यारी माँ से आज मुझे मिलवा जा रे, और कहाँ रह गया बचपन मेरे एक बार फिर आ जा रे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कहाँ रह गया बचपन मेरे एक बार फिर आ जा रे, और माँ की गोदी में दुबका कर लोरी मुझे सुना जा रे। और आज माताएं सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर के रात को 3 बजे तक मोबाइल से चिपटी पड़ी रहती। ये एक घर की बात नहीं है, सब घर की बात है। मेरे घर में भी ऐसा ही होता है। तब मैंने देखा है तो मैंने इनके लिए एक मैसेज देता हुआ एक गीत लिखा है। सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में बिल्कुल वही मैसेज और सबके पास पहुँचे जिससे बच्चे पढ़ें और परिवार अच्छी तरह से चले। और वो मैं ऐसे नया लिखा है। हरी बहना दे दे फेसबुक में आग, बचा ले अपने भाई। वाह 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 वाह। मेरी बहना फेसबुक में। हरी बहना दे दे फेसबुक में आग, बचा ले अपने भागरी। 2-2 बजे तक तू है जागती, 2-2 बजे तक तू है जागती। अरे बहना 2-2 बजे तक तू है जागती, सपने में उठ उठ के तू भागती। अरे बहना जल्दी से सो तू, जल्दी जाग, बचा ले अपने भाग तू। और देखो कि पिज्जा पकोड़े बर्गर खाए तू, पिज्जा पकोड़े बर्गर खाए तू, छोले भटूरे भी मंगाए तू। अरे बहना रोटी बने ना तो पे साग, बचा ले अपने भाई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और देखो मोबाइल मोबाइल बहना भूल जा, मोबाइल बहना भूल जा। टाइम से दफ्तर स्कूल जा। अरे बहना मोबाइल बन ना जाए नाग। बहुत अच्छे, 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 बहुत अच्छे। अब हूना नैना तेरे खुल रहे, अब हूना नैना तेरे खुल रहे, कपड़े भी उल्टे सीधे धुल रहे। अरे बहना ढंग से छुड़ा तू इनके दाग, बचा ले बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत भाग तू। और बालक पढ़ा ले थोड़ा ध्यान दे, बालक पढ़ा ले थोड़ा ध्यान दे। अतिथि जो आए सम्मान दे। अरे बहना बैठन ना लागे घर में काग, बचा ले अपने भाग। होली दिवाली तेरे मर गए,
पहले होली और दिवाली पे कितनी उमंग होती थी, आज सभी माता बहनें भाई पुत्र पिता सब मोबाइल लेके अपने अपने कोने में बैठे रहते हैं। सब त्योहारों का नाश मार दिया इस मोबाइल ने। कि होली दिवाली तेरे मर गए, होली दिवाली तेरे मर गए, रक्षा के बंधन सूने कर गए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हरी बहना भूल गई तू कजरी बहुत अच्छे, 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 बहुत अच्छे। हरी बहना दे दे फेसबुक में आग, बचा ले अपने भाग। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं ऐसी कवित्री को मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। ये हमारे अखंड भारतीय दिवस के मौके पे हमने किस वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं, उस अखंड हिंदुस्तान के एक पुण्य स्मरण पर मैं देश की लाडली ओजस्वी कवित्री जिनका नाम होता है प्रियंका राय। प्रियंका राय देश भर में जानी जाती है अपनी ओजस्वी वाणी से, चाहे वो शिव वाणी हो, चाहे वो शिव का तांडव हो, चाहे वो प्रभु श्री राम को याद करती हैं, चाहे वो कृष्ण को याद करती हैं, तो साक्षात सारे देव उतर के उनकी कविता सुनने के लिए जैसे आ उमड़ते हैं। जहाँ जोरदार तालियों के साथ प्रियंका राय। साधना टीवी के माध्यम से सतमोला कवियों के चौपाल के सभी दर्शकों को मैं स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूं और अपनी बात प्रारंभ करती हूं जहां मेरे मित्र मेरे भाई अमित जी ने बात को समाप्त किया, वहीं से मैं प्रारंभ करती हूं। आशा यही है कि जब भी कोई कुछ समाप्त करेगा कोई ना कोई प्रारंभ करने वाला होगा। यही सनातन है, यही भारत है। तब एक छंद पढ़ती हूँ। माता भारती की आन बान के लिए लड़े जो सावरकर जी जैसे बलिदानी को प्रणाम है। स्वाभिमान का प्रतीक बन के खड़ी हुई जो सेल्यूलर जेल की कहानी को प्रणाम है। बहुत वीरता के पर्याय पर जो उठाते प्रश्न ऐसे मंद बुद्धि अल्प ज्ञानी को प्रणाम है। सारे तीर्थ धाम को हृदय से प्रणाम किंतु सबसे प्रथम काला पानी को प्रणाम है। सबसे प्रथम काला पानी को प्रणाम है। सबसे प्रथम। और कौन लाए स्वतंत्रता, कौन लाए हमारे लिए स्वाभिमान भरा यह दिवस। कुछ एक नामों को छोड़ दिया जाए भैया तो हम अनाम बेनाम गुमनाम कितने ही शहीदों को भूल जाते हैं। तब एक छंद पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि वीरता की पृष्ठभूमि खोल के जो देखोगे तो कितनी दबी हुई कहानी मिल जाएगी। चक्र के निशान पे अगर ध्यान दे दिए तो त्याग बलिदान की निशानी मिल जाएगी। रक्त से ही कीमती स्वतंत्रता मिली है हमें, हल तेरे प्रश्न की जुबानी मिल जाएगी। शौर्य से सुसज्जित धरा को जो निहारोगे तो शोणित से सजी कुर्बानी मिल जाएगी। शोणित से सजी कुर्बानी मिल जाएगी। तो आइए उन तमाम शहीदों को याद करते हैं, उन तमाम सैनिकों को धन्यवाद देते हैं जिनके बदौलत हम सभी यह एक सुंदर दिन, एक सुंदर रात जी पाते हैं। तब एक गीत से जोड़ने का प्रयास करती हूँ। अमित जी सुनेगा। तीन रंग का लिए तिरंगा, भारत माँ की जय बोलो। तीन रंग का लिए तिरंगा, भारत माँ की जय बोलो। वंदे मातरम हो करके निर्भय बोलो। वंदे मातरम हो करके निर्भय बोलो। तीन रंग का लिए तिरंगा, भारत माँ की जय बोलो। वंदे मातरम हो करके निर्भय बोलो। समय नहीं है यह रोने का, समय नहीं है क्रंदन का, समय है अमर शहीद हुए हर बेटों के अभिनंदन का। मातृभूमि की रक्षा खातिर, मातृभूमि की रक्षा खातिर तन मन अपना वारेंगे। अगर कुदृष्टि इधर पड़ी तो घर में घुस कर मारेंगे। अगर कुदृष्टि
इधर पड़ी तो घर में घुस कर मारेंगे। मानवता के हवन कुंड में, मानवता के हवन कुंड में होकर सभी विलय बोलो वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय बोलो। और कहते हैं कि बहुत बड़ी सी उम्र जीकर क्या करना भैया, जब पड़ोसी का नाम तक नहीं पता। एक छोटी सी उम्र जीकर उन शहीदों ने, उन महापुरुषों ने क्या कुछ कर दिया हमारे लिए, तब कहीं याद करती हूँ। सुनेगा, वर्षों जी कर क्या करना है, मर कर के तुम जी जाओ, नीलकंठ के तुम वंशज हो, उठो हलाहल पी जाओ। उठो बढ़ो है वीर बाकुरो, उठो बढ़ो है वीर बाकुरो, राष्ट्र ध्वजा को फहरा दो। जहाँ विरोध घना दिखता हो वहीं तिरंगा लहरा दो। जहाँ विरोध घना दिखता हो वहीं तिरंगा लहरा दो। बोलो बनकर कभी प्रणय तो, बोलो बनकर कभी प्रणय तो, बनकर कभी प्रलय बोलो वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय बोलो वंदे मातरम, वंदे मातरम, हो करके निर्भय बोलो। और गीत का आखिरी बंद, उससे पहले 4 पंक्तियां अपने मित्र अमित को देती हूँ और ऐसे तमाम युवाओं को देती हूँ कि कोई कृत्य करेंगे नहीं ऐसा जिससे निज राष्ट्र की निंदा हो, कटुता को पनपने देंगे नहीं जिससे भारत शर्मिंदा हो। भगत सिंह तेरी बेटी ये तुझको यकीन दिलाती है, हे भगत सिंह तेरी बेटी ये तुझको यकीन दिलाती है, तुम भारत माँ के एक एक बेटे में अब भी जिंदा हो, भारत माँ के एक एक बेटे में अब भी जिंदा हो। और गीत का आखिरी बंद एक उम्मीद एक आशा के साथ पढ़ती हूँ कि 47 के समय चक्र का करके ध्यान चला जाए, जिसको प्रेम नहीं भारत से पाकिस्तान चला जाए। 47 के समय चक्र का करके ध्यान चला जाए, जिसको प्रेम नहीं भारत से पाकिस्तान चला जाए। पत्थरबाजी नारेबाजी बहुत हो चुका, बंद करो। जो भारत माँ को गाली दे उनका उचित प्रबंध करो। वीर सैनिकों की कुर्बानी का सम्मान जरूरी है, वीर सैनिकों की कुर्बानी का सम्मान जरूरी है। हम तुम चाहे मिट भी जाएं हिंदुस्तान जरूरी है, हम तुम चाहे मिट भी जाएं हिंदुस्तान जरूरी है। जहाँ बात हो अधिकारों की, जहाँ बात हो अधिकारों की, उठकर उसी समय बोलो वंदे मातरम, वंदे मातरम, हो करके निर्भय बोलो वंदे मातरम, वंदे मातरम, हो कल के निर्भय बोलो वंदे मातरम, वंदे मातरम, हो करके निर्भय बोलो। आज हमारे बीच में है सुप्रसिद्ध विद्वान, राजनीति के पुरोधा, और आपने अटल जी, चौधरी चरण सिंह जी, कर्पूरी ठाकुर जी, सभी के साथ आपने काम किया है। आप देश के लब्ध प्रतिष्ठित राजनेताओं में उच्च श्रेणी के जाने माने आप नेता हैं, राजनेता हैं। मैं आपसे कुछ बातें मैं करूंगा। तो सबसे पहले आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आप सतमोला कवियों की चौपाल में आए, और सतमोला कवियों की चौपाल में आप आए, और कल ही मैं आपका एक कार्यक्रम देख रहा था, इंडिया टुडे ग्रुप का प्रोग्राम था, ऊपर वाला सब देख रहा है। आज जो सबसे ज़्यादा जो बात होती है वो होती है आजकल संसद में जिस प्रकार की भाषाएं बोली जा रही हैं, जिस प्रकार की अभद्रताएं होती हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? धन्यवाद प्रवीण जी और सभी साथियों। आपने बहुत सामयिक और अलार्मिंग
सवाल उठाया है। बड़ी मेहनतों के बाद, बड़ी कुर्बानियों के बाद, बड़ी तकलीफ़ों के बाद हमको आज़ादी मिली। इसमें गांधीवादी तरीके से लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानी भी थे और भगत सिंह और ऊधम सिंह की तरह से और नेताजी सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आज़ाद की तरह से अपने अपने तरीके से उत्कृष्ट इच्छा और अभिलाषा के साथ भारत माता पर कुर्बान होने वाले लोग भी थे। सभी के संयुक्त प्रयासों को प्रणाम करते हुए भारत की जो संसद है वो इस समय 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व कर रही है। ये सही है। देश लंबी गुलामी के बाद आज़ाद हुआ, शिक्षा भी संपूर्ण नहीं थी और लंबी गुलामी ने एक मानसिकता भी हम लोगों की बनाई जिससे छुटकारा पाने में भी अभी कभी समय लगेगा। वर्तमान में जो गतिरोध है वो बहुत अफसोसजनक है, निराशाजनक है। संसद बनी ही बहस के लिए थी और लोकतंत्र की पहली शर्त है असहमति, कि हम आपसे भिन्न राय रखते हैं। इसमें न ईर्ष्या है, न विद्वेष है, न नफरत है, न बदले की भावना है, वरना फिर तानाशाही में और लोकशाही में कुछ फ़र्क नहीं बचेगा। हमें तर्क के साथ विनम्रतापूर्वक अपनी बात कहनी है, जिसको सत्ता पक्ष को सुनना है और निराकरण करना है। और संसद चलाने की जिम्मेदारी एक की नहीं, हमें दोनों को बराबरी जिम्मेदारी दी गई है। उनको सुनाने की, तर्कपूर्ण तरीके से उनको सुनने की और समाधान करने की। इधर पिछले कुछ दिनों से जो गतिरोध है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तो इससे हमारे सांसदों की छवि खराब हो रही है, दूसरा जो बिल हैं वो बगैर बहस के पास हो रहे जो नहीं होनी चाहिए। ये भी संविधान में निर्मित है कि कोई भी बिल अगर संसद में आएगा, पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों तर्क करके उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। तीसरा और एक बड़ी बात, विपक्षी दल जब ज़्यादा हाय हुल्ला मचाते हों उनको ये सोचना चाहिए कि गतिरोध जो है वो शासक दल के पक्ष में जाता है, उनके पक्ष में नहीं जाता। बहुत जी एक चीज़ और है। एक लगता है कि एक नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द का निर्माण किया, वो किया आंदोलनजीवी। और जब भी चुनाव नज़दीक होते हैं, चाहे किसी राज्य के या केंद्र के, किसान आंदोलन खड़ा हो जाता है। आप चौधरी चरण सिंह जी के साथ आपने सतत कार्य किया है। आप चौधरी चरण सिंह जी के दर्शन से भी आप जानकार हैं। आप उनके पथ चिन्हों पे चलने वाले व्यक्ति हैं। आज जो किसान आंदोलन है और जो वस्तुतः चौधरी चरण सिंह जी की सोच थी, उसमें कितना फर्क है? नहीं, वो तर्कों के आधार पर इन समस्याओं को परिभाषित करते थे। उन्होंने किताबें भी लिखी, लेख भी लिखा और संसद विधानसभा में भी सवाल उठाए। जो पहली पंचवर्षीय योजना बनी उसमें कृषि के लिए 35% का बजट आवंटित किया गया था और इंडस्ट्री के लिए 15%। धीरे धीरे सरदार पटेल की मृत्यु हो चुकी थी, कृषि पर ध्यान कम हो चुका था और जो तीसरी पंचवर्षीय योजना बनी है उसमें कृषि का बजट घट करके 15% हो गया और इंडस्ट्री का 35% हो गया। गरीबी बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी। इस पर चौधरी साहब ने लिखा भी और कांग्रेस के अधिवेशन में भी सवाल उठाया, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका था। लेकिन 1964 में पंडित नेहरू ने संसद में स्वीकार किया, हालांकि उसके बाद उनकी मृत्यु भी होगी और ये बहुत लेट भी था, कि मुझको कृषि पर अतिरिक्त ध्यान देना चाहिए था। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ है, गेहूं और चावल भी विदेश से आते थे।
उस समय हमारी निगाहें बंदरगाह पर रहती थी कि किसी तरह से जहाज आएगा विदेश से और अगले दिन खाना मिलेगा। मैं अटल जी के समय फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन रहा हूँ। उस नाते भी और एक जागरूक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के नाते भी आप सब लोगों की जानकारी में लाना चाहता हूँ। आज दुनिया का नंबर 1 का गेहूं उत्पादक भारत है। आज दुनिया का नंबर 2 का चावल उत्पादक भारत है। आज नंबर 2 का चीनी निर्माता, गन्ना निर्माता भारत है। और अब नंबर 1, नंबर 2 जो एक्सपोर्ट होता है वो भारत से हो रहा है। गेहूं का भी, चावल का भी और चीनी का भी। ये आत्मनिर्भरता 75 वर्षों में हमने प्राप्त की है, जिसके लिए इस देश के किसान की जितनी भी प्रशंसा की जाए और कृषि वैज्ञानिकों की उतनी का। बाबू जी, आपने हमारे कार्यक्रम को समय दिया। आप सतमोला कवियों चौपाल में आए। आप से हम शुभकामना चाहते हैं जहाँ सभी कवियों को और साहित्य समाज को अपना संदेश देने की कृपा करें। नहीं, मैं अपने प्रारंभिक संबोधन में भी प्रवीण जी इसकी प्रशंसा की है और सतमोला के जो ओजस्वी और विद्वान कवि हैं वो अपने संबोधन के माध्यम से समाज को और श्रोताओं को आंदोलित भी करेंगे, आश्चर्यचकित भी करेंगे अपने संबोधन से, और एक प्रभावशाली असर उनके दिल और दिमाग पर छोड़ेंगे। चूँकि कविता भी झंझोरती है, ये किसी की वंदना में नहीं गाई जाती। ओजस्वी कवि वही हैं जो समय की नब्ज को पकड़ करके समाज के दर्पण बनने का काम करें। जो सतमोला के जो कवि मेरे साथी हैं, ये क्षमता उनके अंदर मुझको दिखती भी है। धन्यवाद। मैं सतमोला कवियों चौपाल की ओर से श्री अनिल मित्तल, संरक्षक सतमोला कवियों चौपाल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप से, और साधना टीवी के अपने राकेश गुप्ता जी और गौरव गुप्ता जी की ओर से, साधना परिवार की ओर से, इस दिन परिवार की ओर से और सतमोला परिवार की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन और आपको हार्दिक आभार प्रकट करता हूं कि आप हमारे शो पे पधारे। हार्दिक और अभी सतमोला कवियों की चौपाल में अभी आप अनेक आप कवियों को सुनेंगे और ये एक विशेष आयोजन है सतमोला कवियों की चौपाल। कमर्शियल ब्रेक के बाद नए कवियों के साथ आप जुड़े रहेंगे। मिलते हैं एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। मैं तेरे बच्चे का बाप बनने वाला हूँ, ये देख। ओ फुद्दू, एक गैस से भरा गुब्बारा अपनी माँ को दिखाइयो। लाइफ में कुछ बातों का बचना बहुत मुश्किल, और जब हो साथ सतमोला और उसका चटपटा टेस्ट तो हर चीज बचेगी आसानी। Satmola celebrates the release of Fukre 3 in theaters near you. हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। तो साथियों, अंतराल के बाद में एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने मनपसंद प्रोग्राम सतमोला कवियों की चौपाल में। अभी हम देश के उन शीर्षस्थ कवियों को सुन रहे थे जिनको देख करके प्रेरणा स्रोत मानते हुए नवांकुर अपनी कलम में ऊर्जा भरना शुरू करते हैं। तो साथियों, आज एक बार फिर हम ऐसे नवांकुर कवियों को लेकर के आ चुके हैं जो शायद है कि आपके लिए तो नवांकुर देखने में होंगे, लेकिन जब आप उनको सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, इनकी कलम में भी वो पैनापन है, इनकी कलम में भी वो ताकत है जो अपनी बात को रख सकती है। मैं सहमत हूँ कि हमको अतिरिक्त ध्यान देने की आवश्यकता है। जहाँ पर भी कोई भी व्यक्ति, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, अगर कमज़ोर है किसी कारण से तो उसको आगे बढ़ने के लिए सहयोग करना चाहिए। और ये सहयोग की भावना ज़िंदगी के तमाम पहलुओं पर चलती रहती है। तो वो ज़िंदगी के तमाम पहलू क्या होते हैं
यह दिल्ली के दिल से बताने आ रहे हैं हमारे बीच में राहुल डांगी जी। आइए उनकी जिंदगी पर गजल सुनते हैं आप सबकी जोरदार तालियों से। छोटे से गीत से शुरुआत करता हूँ। स्वागत है। जब धीरज भारी पड़ता है, जब धीरज भारी पड़ता है, जब मन गुस्से से लड़ता है, जब धीरज भारी पड़ता है, जब मन गुस्से से लड़ता है, जब दिल पे बन आती है सुन के बातें दुनिया वालों की, याद तुझे तब करके लिखता हूँ मैं अपने छालों की, याद तुझे तब करके लिखता हूँ मैं अपने छालों की। जब तेरी प्यास सताती है, जब तन्हाई तड़पाती है, जब जिंदा रहने की हर कोशिश दुख में मारी जाती है, जब गम सीने से उठकर आंखों में बादल बन जाता है, जब खूब सोचने पर भी तू धुंधला सा ही दिख पाता है, तब तुझ पर लिखी पहली कविता ही तस्वीर दिखाती है, तेरे चेहरे की, तेरे आंखों की, तेरे बालों की, तेरे गालों की, याद तुझे तब करके लिखता हूँ मैं अपने छालों की, याद तुझे तब करके लिखता हूँ मैं अपने छालों की। जब जीवन जिम्मेदारियों की तेज धूप में जलता है, जब सारे बोझ उठा के भी तो रिश्ता नहीं संभलता है, जब सीने पे हल चलता है और बीज नहीं फल पाते हैं, जब सीने पे हल चलता है और बीज नहीं फल पाते हैं, जब फूल के पौधे बोके भी राहों में कांटे आते हैं, तब सीने में जख्मों से रिस कर कविता बहने लगती है, और कविता में बहती है धारा जीवन के जंजालों की, याद तुझे तब करके लिखता हूँ मैं अपने छालों की। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। याद तुझे तब करके लिखता हूँ मैं अपने छालों की। एक गजल जी रखता हूँ। जिंदगी में अब खुशी के इतने लाले हैं, जिंदगी में अब खुशी के इतने लाले हैं, मेरे घर में रोशनी के रंग काले हैं। क्या बात। गैर को कुछ मत कहो वो है कोई अपना, गैर से कुछ मत कहो वो है कोई अपना, आस्तीनों में बहुत से सांप पाले हैं, दे सके तो दे बना के मुझको एक चाबी, दे सके तो दे बना के मुझको एक चाबी, मेरी किस्मत में खुशी के दर पे ताले है, जा चुका है घर से अब तो वो कबूतर भी, जा चुका है घर से अब तो वो कबूतर भी, आज घर में मैं हूँ और मकड़ी के जाले है। बहुत सुंदर। काश आ जाए कोई खाके तरस मुझ पे, काश आ जाए कोई खाके तरस मुझ पे, जी मैंने अपने घाव फिर से छील डाले हैं, अब मुझे इंसानियत की सीख मत देना, अब मुझे इंसानियत की सीख मत देना, लफ्ज सब मैंने जहर से लीप डाले हैं। क्या बात है। कौन समझेगा इन्हें जब मैं नहीं समझा, कौन समझेगा इन्हें जब मैं नहीं समझा, क्या दवा होगी ये मेरे दुख निराले है। बहुत ही शानदार।
आपने छालों की बात की। दर्शक सोच रहे होंगे कि हम वाह क्यों कर देते हैं, आपकी भावनाओं की कदर करते हुए। क्यों? क्योंकि जब किसी को याद करते हैं तो शायद है कि सो नहीं पाते हैं, जग नहीं पाते, और जब अनियंत्रित दिनचर्या होती है तो ऐसा डॉक्टरों ने बताया हुआ कि सबसे पहले जो असर जो है वो आपके जीवन शैली पर पड़ता है, और अनियंत्रित दिनचर्या होने की वजह से ही छाले हुआ करते हैं, चाहे वो याद में हो, चाहे वो किसी कष्ट में हो। दूसरी बात एक और है कि ज़िंदगी में हर किसी के अपने त्याग होते हैं, और उन त्याग को समझते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। किसी त्याग को देखकर ही दो पंक्तियां मैंने लिखी हुई हैं। बहुत अधिक तुम चुभते हो, बहुत अधिक तुम चुभते हो। क्या? बहुत अधिक तुम चुभते हो, क्या सबको जोड़े रखते हो? तो आइए, ये जोड़ने का क्रम कहाँ हो सकता है? वह भी भारत में हो सकता है। जब अनेक बोलियां, हमारे सांस्कृतिक पहनावे अलग अलग हों तब भी हम एक सूत्र में बंधे रहें, हमारे धार्मिक विचार अलग अलग हों तब भी हम जहां एक सूत्र में बंधे रहें, वह भारत है। जहां पर हमारे सैद्धांतिक विचार अलग अलग हों तब भी हम एक सूत्र में बंधे रहें, वह भारत है। और इस भारत की आजादी के लिए जाने कितने लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। इस भारत की आजादी को बनाए रखने के लिए जाने कितने लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। तो सिर्फ प्राणों के बलिदान से ही नहीं, कवियों की कलम से भी ऐसी आवाज निकल के आई जिसने लोगों की रगों में देश प्रेम की भावना भरी। और ऐसी ही भावना का सूर्य लेकर के हमारे बीच में कन्नौज की इत्र नगरी से पधार रहा है युवा कवि अरुण चक्रवर्ती। आप सबकी जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस सतमोला कवि चौपाल की पूरी टीम का वंदन अभिनंदन करता हूं। और हालांकि हम सभी जानते हैं हमारे सनातन धर्म का सबसे पावन और पवित्र महीना सावन माना जाता है जी। तो इस सावन के महीने में अगर हम शिव की वंदना ना करें तो ऐसा लगता है कुछ अधूरा सा रह गया। तो हम सब चाहते हैं कि शिव की वंदना से हम सब जुड़े। स्वागत। और महादेव का आशीर्वाद सभी बना रहे कि हे शंभु त्रिकालदर्शी चंद्रशेखर अंतर्यामी, हे शंभु त्रिकालदर्शी चंद्रशेखर अंतर्यामी, तीनों लोक में हो व्याप्त हे जग के स्वामी। तीनों लोक में हो व्याप्त हे जग के स्वामी, माता अनसुईया के गर्भाल रूप में आए। माता अनसुईया के गर्भाल रूप में आए, पीकर विष प्याला नीलकंठ कहलाए। पीकर विष प्याला नीलकंठ कहलाए। तुम ही हो जग के रखवाले माते चंद विराजे। तुम ही हो जग के रखवाले माते चंद विराजे। हाथों में त्रिशूल डमरू, शीश में गंगा साजे। हुआ पुनर्विवाह वो रात वो शिवरात्रि कहलाई। हुआ पुनर्विवाह वो रात्रि शिवरात्रि कहलाई। देवों असुरों गंधर्वों ने आपकी महिमा गाई। देवों असुरों गंधर्वों ने आपकी महिमा गाई। सौराष्ट्र पधारे आप सोमनाथ हो कहलाए। सौराष्ट्र पधारे आप सोमनाथ हो कहलाए। बसे उज्जैन नगरी महाकाल बन तुम्ही आए। बसे उज्जैन नगरी महाकाल बन तुम्ही आए। प्रभु राम की विपता हरने रामेश्वर प्रगटाए। बने राम सहायक शिला को समुद्र पे तैराए। बने राम सहायक शिला को समुद्र पे तैराए। भयो जब कृष्ण जन्म जोगी बन तुम आए। जब आपने देखा होगा जब जी कृष्ण जी ने जब अवतार लिया था तो उनकी दर्शन के तृष्णा को लेके वो जोगी भी बन गए थे। बिल्कुल। तो भयो जब कृष्ण जन्म वो जोगी बन तुम आए। बाल रूप में दर्शन विष्णु अवतारी के पाए। बाल रूप में विष्णु के अवतारी तुम पाए। अवतरे कलयुगे गुरु गोरखनाथ कहलाए। अवतरे कलयुगे गुरु गोरखनाथ कहलाए। नाथ पंथ वीरभद्र का काल बन तुम आए। नाथ पंथ वीरभद्र का काल तुम बन आए। हम दुखियों के कष्ट हरो हे शंभु त्रिपुरारी।
हम दुखियों के कष्ट हरो हे शंभु त्रिपुरारी, विकारों का नाश करो विनती सुनो हमारी, विकारों का नाश करो विनती सुनो हमारी, अनुकंपा करो मुझ पे हे जग के पालनहार, अनुकंपा करो मुझ पे हे जग के पालनहार, मैं अरुण आपसे विनय करूं बारंबार, मैं अरुण आपसे विनय करूं बारंबार। ये तो थी हमारे सनातन धर्म की जो पावन और पवित्र महीना शिव की वंदना थी। तो इसी के साथ एक आपको एक वाकया बताते हैं कि जैसे कि जब हमारे वीर सैनिक की जब छुट्टियां होती है और वो घर पे आते हैं और तत्काल प्रभाव से उनकी छुट्टियां रद्द की जाती हैं, तो उनके पास फ़ोन आता है। तो जब वो सैनिक जब घर से तैयारी होती है तो सैनिक का जो सबसे पहला कर्तव्य और धर्म है देश की रक्षा करना। तो वो जब तैयार होता है अचानक वो तो माता से कहता है, अपनी माँ से कहता है कि माँ से आशीर्वाद लेता है। सभी लोग आते हैं, आज हम लोग भी आते हैं घर से तो माँ का आशीर्वाद लेके आते हैं। तो वो सैनिक माँ से क्या कह रहा है, माँ मुझे आशीष दो, अपना कर्तव्य निभाऊंगा। एक सैनिक का सबसे बड़ा कर्तव्य धर्म देश की रक्षा करना है कि माँ मुझे आशीष दो, अपना कर्तव्य निभाऊंगा, प्राणों को न्यौछावर कर देश की आन बचाऊंगा, प्राणों को न्यौछावर कर देश की आन बचाऊंगा, अपने लहू से इस तरह पे इनकलाब लिख जाऊंगा, अपने लहू से इस तरह पे इनकलाब लिख जाऊंगा। माँ मुझे आशीष दो, देश धर्म निभाऊंगा, माँ मुझे आशीष दो, देश धर्म निभाऊंगा। हिमालय की चोटी पे तिरंगा फहरा कर आऊँगा, हिमालय की चोटी पे तिरंगा को फहरा कर आऊँगा, देश द्रोही को धरा से नाबूद कर वापस आऊँगा। जब तक मतलब उनका कहना होता जब तक दुश्मन है उनका बिल्कुल बहिष्कार करके नाबूद करके तभी घर पे वापस आऊँगा। तो और आगे क्या कहता है, गर शहीद हो गया तो भाग्यशाली कहलाऊँगा, गर शहीद हो गया तो भाग्यशाली कहलाऊँगा। जाते जाते माँ फ़क्र से सर तेरा ऊंचा कर जाऊँगा, जाते जाते माँ तेरा सर फ़क्र से ऊंचा कर जाऊँगा। माँ मुझे आशीष दो, अपना धर्म निभाऊँगा, माँ मुझे आशीष दो, अपना धर्म निभाऊँगा। हम हैं वतन के रखवाले, हम हैं वतन के रखवाले, देश पे आँच नहीं आने दूंगा। अपने लहू का कतरा कतरा, अपने लहू का कतरा कतरा अर्पण तक कर जाऊंगा, अर्पण तक कर जाऊंगा। अपनी पराजय स्वीकार कर वापस नहीं आऊँगा। माँ मुझे आशीष दो, अपना धर्म निभाऊंगा, माँ मुझे आशीष दो, अपना धर्म निभाऊंगा। अपनी जन्मभूमि का नाम अमर कर जाऊंगा, अपनी जन्मभूमि का नाम अमर कर जाऊंगा। सरहद पे अपने कदमों से पीछे नहीं हट पाऊंगा, पीछे नहीं हट पाऊंगा। सौगंध मुझे भारत माँ की, सौगंध मुझे भारत माँ के नाम नहीं मिटने दूंगा, नाम नहीं मिटने दूंगा। माँ मुझे आशीष दो, अपना कर्तव्य निभाऊंगा। और फिर लास्ट में माँ क्या कहती है कि है मुझको गर्व, है मुझको गर्व तुझको, ऐसा साहसी मैंने लाल जना, ऐसा साहसी मैंने लाल जना। जा बेटे जग में तेरा नाम रहे, जग में तेरा नाम रहे। बाल बांका न हो सके, तुझ पर मेरा आशीष रहे, तुझ पर मेरा आशीष रहे। कसम तुझको देती हूँ भारत माँ की मिट्टी को। एक माँ कह रही है देश की रक्षा के लिए जब तुम जा रहे हो, कसम तुझको देती हूँ भारत माँ की मिट्टी की। ऐसे लड़ना हर बार शत्रु का तुझ पर नाकाम रहे। जा बेटे मेरा तुझ पर आशीष रहे, मेरा तुझ पर आशीष रहे। बहुत ही शानदार। आपने शिव जी की जब स्तुति की तो आपने बताया कि वो जोगी बनकर के आए, और शिव जोगी ही नहीं, शिव योगी भी हैं और महायोगी हैं, आदि योगी हैं। जब प्रभु लीलाएं करने के लिए भगवान विष्णु अवतार लेते हैं, तो चाहे कृष्ण जन्म हो या राम जन्म, उनके दर्शन करने के लिए शिव जी हमेशा जो है अपने विविध स्वरूपों को धर करके आते हैं, उनका साथ निभाते हैं। और वह जीवन पथ की जो बात की, ये जीवन पथ का गुलदस्ता सजा करके हमारे बीच में कानपुर का एक नवांकुर कवि, जो आज हो सकता है आपके सामने टीवी चैनल पर नवांकुर हो, लेकिन जब वह इतना समृद्ध साहित्य लेकर के आता है जिसमें कहानियां भी होती हैं, जिसमें कविताएं भी होती हैं, तो वह अपने आप में कहीं ना कहीं बड़े ही अनुभव के साथ में आया हुआ है। मैं आमंत्रित करता हूं देश के इस नव लाडले बेटे को आप सबकी जोरदार तालियों से, जिसका नाम होता है अर्पित सैनी। आज मैं नारी पर कुछ पढ़ना चाहता हूँ।
क्योंकि हमने बचपन से सुना है एक शब्द नारियों के लिए प्रयोग किया जाता, शायद सबने सुना हो, अबला शब्द। जी। जब मैंने इसका मतलब जाना तो उस वक्त मैं थोड़ा मायूस था। उस अबला शब्द को पुनर्व्यवस्थापित करने के लिए मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी थी, जिन्हें मैं आप सबके प्रति प्रस्तुत करता हूँ। कि क्यों सोच रही तू खुद को अबला है नारी, तू तो ममता की मूरत है, छवि तेरी नारी प्यारी, मोह तनिक नहीं तुझको अपना, मोह तनिक नहीं तुझको अपना, सब पर होती बलिहारी, घाव क्षणिक जो मुझको लगता, घाव क्षणिक जो मुझको लगता, औषधि है तू हितकारी। हाय हाय। क्यों सोच रही तू खुद को अबला हे नारी, तेरे करुणा कलित हृदय में। एक माँ का प्रेम क्या होता है सुनिएगा। कि तेरे करुणा कलित हृदय में, ममता बरसे गुणकारी, तेरी आंचल छाया में हर जन मारे किलकारी। नाग देवता गंधर्व सभी, नाग देवता गंधर्व सभी, आंचल तर से निर्मल सारी, क्यों सोच रही तू खुद को अबला हे नारी। दाम लगा कर अपने सपने, एक स्त्री का जीवन में क्या रोल होता है सुनिएगा। कि दाम लगा कर अपने सपने, जग की है तू रखवारी, भेद भाव नहीं निज मन तेरे, तू तो है न्यारी नारी, रंग रूप का मूल नहीं है। उसका पुत्र चाहे काला हो गोरा हो कैसा भी हो, एक माँ ऐसी होती है जिसे इससे कतई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनिएगा। रंग रूप का मूल नहीं है, ममता है सब पर भारी, क्यों सोच रही तू खुद को अबला हे नारी, आंसू घुट घुट कर तू पीती। एक माँ जो अपने जीवन काल में अपने बच्चे को पालती है, कई सारी परिस्थितियों को सामना करती है, तब सुनिएगा कि आंसू घुट घुट कर तू पीती, जब पड़ते तुझ पर भारी, नहीं देती उत्तर प्रत्युत्तर, सहती रहती हर बारी, तुझ सा नहीं कोई दूजा जग में, तुझ सा नहीं कोई दूजा जग में, निश्चल ऐसा प्रणधारी, क्यों सोच रही तू खुद को अबला हे नारी। कि धन्य हुआ ये जीवन मेरा, धन्य हुआ ये जीवन मेरा, बनकर उपजी जो नारी, भेद मिटा दो अब तो तुम, भेद मिटा दो अब तो तुम, क्यों करते हो नर नारी। जैसे हमारे समाज में स्त्री पुरुष का बहुत बड़ा वो रहता है कि ये स्त्री पुरुष एक अलग दृष्टि से देखा जाता है, दोनों को अलग अलग दृष्टि से। कि आज देख ममता रोती है क्यों इस पर कलयुग भारी, क्यों सोच रही तू खुद को अबला हे नारी। की अंतिम पंक्ति में मैं कहना चाहूँगा, जग कहता है तुझको जननी, जग कहता है तुझको जननी, व्यथा मिटा दो तुम सारी, पुण्य हाथ माँ सर रख दो तुम, है कब से हम दुखहारी, हाथ जोड़ निज मैं कहता हूँ, धन्य धन्य तू है नारी, हाथ जोड़ निज मैं कहता हूँ, धन्य धन्य तू है नारी, क्यों सोच रही तू खुद को अबला है नारी। बहुत ही शानदार आपने विचार दिए हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ भारतीय संस्कृति में स्त्री और पुरुष दोनों बराबर ही नहीं, स्त्रियों को पुरुषों से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। देश काल परिस्थिति या पारिवारिक स्थितियों के अनुसार यदा कदा व्यक्तिगत
व्यवहार की वजह से भी हो सकता है कहीं पर इसके अपवाद देखने को मिले। साथियों, सजने और संवरने यानी कि श्रृंगार की कविता को लेकर के हमारे बीच में देश की एक ऐसी कवित्री जो पेशे से अध्यापक होती हैं, आज उन्होंने देश में अपनी कविताओं के माध्यम से एक अलग पहचान बनाई हुई है। मैं आमंत्रित करना चाहता हूं नोएडा से पधारी हुई कामनी मिश्रा जी को आप सबके सामने एक जोरदार तालियों से। बहुत धन्यवाद। और जैसा कि भैया ने कहा कि हम लोग भी अपनी कलम में एक पैनापन भरने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं से बात शुरू करती हूँ। कहती हूँ कि कवि लिखती हूँ ना खुद को मैं रचनाकार लिखती हूँ, कवि लिखती हूँ ना खुद को मैं रचनाकार लिखती हूँ, निकलते हैं जो मन से बस वही उद्गार लिखती हूँ, लिखाया जो भी माँ वाणी ने वो ही लिख दिया मैंने, वाह। नहीं मालूम के मैं ओज या श्रृंगार लिखती हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया। नहीं मालूम के मैं ओज या श्रृंगार लिखती हूँ। तो मैं प्यार मोहब्बत की बातें करूँगी, श्रृंगार लिखती हूँ और 4 पंक्तियों से अपनी बात रखती हूँ, सुनिएगा। मुझको गैरों से नहीं अपनों से डर लगता है, वाह। मुझको गैरों से नहीं अपनों से डर लगता है, तीखी तकरार नहीं प्यार से डर लगता है, दोगले लोग बहुत हैं यहाँ ज़माने में, दोगले लोग बहुत हैं यहाँ ज़माने में, उनकी बातों से नहीं मौन से डर लगता है। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उनकी बातों से नहीं मौन से डर लगता है। और अब मैं अपनी मूल रचना पर आती हूँ। चलिए मैं आप सभी को अपनी एक रचना से जोड़ती हूँ, जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। सुनिए। आप कितने बदलने लगे आजकल, समय के साथ जो जीवन साथी होते हैं उनका भी व्यवहार बदलने लगता है, या तो जी बिल्कुल। तो वहीं से मैं जोड़ने का प्रयास करती हूँ, सुनिएगा। आप कितने बदलने लगे आजकल, साथ बैठो कभी आके 2-4 पल, आप कितने बदलने लगे आजकल। पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। तुमने आने का वादा किया था मगर, तुमने आने का वादा किया था मगर, यूं बदल जाओगे मुझको क्या थी खबर, यूं बदल जाओगे मुझको क्या थी खबर, वादा करके मुकरने लगे आजकल, बहुत सुंदर। वादा करके मुकरने लगे आजकल, आप कितने बदलने लगे आजकल, साथ बैठो कभी आके 2-4 पल। अगली पंक्ति रखती हूँ। याद करता है दिन रात तुमको ही दिल, याद करता है दिन रात तुमको ही दिल, आप आएंगे कोई बहाने से फिर, आप आएंगे कोई बहाने से फिर, हम भी खिड़की
पे बैठे रहे रात भर, हम भी खिड़की पे बैठे रहे रात भर। आप कितने बदलने लगे आजकल। बहुत सुंदर। तेरी आंखों में बस मेरी तस्वीर थी, तेरी आंखों में बस मेरी तस्वीर थी। नाम से मैं भी तेरे ही मशहूर थी, नाम से मैं भी तेरे ही मशहूर थी। क्या कहीं और जाने लगे आजकल, क्या कहीं और जाने लगे आजकल। आप कितने बदलने लगे आजकल। अंतिम पंक्तियां रखती हूँ। जी, स्वागत है। देखो फूलों पे भंवरे भी आने लगे, देखो फूलों पे भंवरे भी आने लगे। हमको मौसम सुहाने लुभाने लगे, हमको मौसम सुहाने लुभाने लगे। लौट आओ के बरसात है आजकल, लौट आओ के बरसात है आजकल। आप कितने बदलने लगे आजकल। साथ बैठो कभी आके दो चार पल, आप कितने बदलने लगे आजकल। बहुत ही शानदार आपने कविता पढ़ी। आपने बड़े सरल शब्दों में अपनी शिकायत सुनाई कि कितने बदलने लगे आजकल। तो ये प्रेम में भूलना, यह सिर्फ सांसारिक प्रेम में ही नहीं बल्कि ईश्वरीय प्रेम में भी आपको स्वयं को भूलना होता है। बात हुई ईश्वर की, तो आज ईश्वर की भक्ति में अपना एक काव्य पाठ भी लेकर के हमारे बीच में एक और देश के ऐसे युवा कवि मैं चलना चाहता हूं। पानीपत से पधारे हुए आदरणीय सुलेख जैन जी के पास में, जो अपने व्यंग के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे की ओर ले जाएंगे। माँ शारदे को वंदन करते हुए सतमोला कवियों को मेरा नमन। जी बंधुओं, हमारे देश में वैसे चोरों की तो कोई कमी नहीं है, चाहे वो नेता हो चाहे चोर हो। जी जी। लेकिन चोरों अगर कभी धन भी नहीं होता, फिर भी उनका हमारे देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा ही योगदान है। बिल्कुल करीबी आपने लोगों को, फिर भी वो बदनाम है। आइए सुनिए। जी जी जी। हमारे देश की अर्थव्यवस्था में चोरों का बड़ा है योगदान। हाँ हाँ। हमारे देश की अर्थव्यवस्था में चोरों का है बड़ा योगदान। नेता, पुलिस, वकील, कबाड़ी सब करते हैं इनका गुणगान। वाह 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 वाह। हमारे देश की अर्थव्यवस्था में बहुत सुंदर चोरों का है बड़ा योगदान। कह गए कह गए। आप लोगों का यह मजाक या असंभव सा लग सकता है, पर आप लोगों का तर्क ही इसे सत्य सिद्ध कर सकता है। चोरों के लिए बनते हैं ताले, अलमारियां और तिजोरियां, और इन्हीं के लिए बनते हैं ग्रिले, दरवाजे और खिड़कियां, जिससे मिलती है मजदूर को मजदूरी, व्यापारी की बिक्री होती है महान। हमारे देश की अर्थव्यवस्था में चोरों का है बड़ा योगदान। चोरों के कारण ही घरों, मकानों और सोसाइटियों में परिसर बनाए जाते हैं, फिर गेट बनाया जाता तब वर्दीधारी चौकीदार रखे जाते हैं। इससे मजदूरों, कारीगरों, दर्जियों और चौकीदारों का होता है कल्याण। हमारे देश की अर्थव्यवस्था में चोरों का है बड़ा योगदान। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। बंधुओं, एक पुलिस वाला एक चोर से कहने लगा, भाई तुम चोरी किस लिए करते हो? चोर कहने लगा, सर आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके पूरे खानदान के लिए करते हैं। कैसे? अगर हम चोरी ना करें तो तुम्हारा काम क्या है? बहुत सुंदर बहुत सुंदर। वो कहते भी हरियाणा वालों से पंगा मत लेना। नहीं, हम में से कोई ताकत नहीं। हरियाणा वाले उन तूफानों में जिनके झोंपड़े उड़ जाते हैं,
उन तूफान में हरियाणा वाले अपने कपड़े सुखाते हैं। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चोरों के कारण ही अदालतों में होते वकील, क्लर्क और जज। थाना चौकी, थाना पुलिस और थानों में मुंशी करते FIR दर्ज। सभी को वर्दी सिलवानी पड़ती, वर्दी से ही होती उनकी जान। हमारे देश की अर्थव्यवस्था में चोरों का है बड़ा योगदान। अच्छा है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चोरों के खातिर CCTV, बंदूकें, और चोरों के खातिर ही खरीदे जाते CCTV, बंदूकें और कृपान। मोबाइल, लैपटॉप चोरी हो जाते और नया खरीदना पड़ता सामान। सुलेख मीडिया को भी काम मिलता और लैब पहचानती हाथों के निशान। हमारे देश की अर्थव्यवस्था में चोरों का है बड़ा योगदान। नेता, पुलिस, वकील, कबाड़ी सब करते हैं इनका गुणगान। हमारे देश की अर्थव्यवस्था में चोरों का है बड़ा योगदान। चोरों के ऊपर चुटकुले भी लोग बहुत सुनाते हैं। एक बार एक दरोगा कहने लगा, बेटा हवलदार की जब मैं जलती माचिस क्यों ना ली? बोला साहब क्या करूं? ये कहने लगा अगर जेल में नहीं जाना तो मेरी जेब गर्म कर दे। तो चोरी होते हैं। तो आइए, हमारे देश में अब आने वाला एक 5 अगस्त है। इस 5 अगस्त को मोदी जी ने पहले भी 2-3 काम किए हैं और हम आगे भी चाहते हैं कि 5 अगस्त आने वाला है तो इसमें क्या करेंगे। तो इसी के ऊपर एक छोटा सा कविता समझ लिए या व्यंग्य समझ लिए और आगे उम्मीद करते हैं मोदी से को धमाका और 5 अगस्त को करे। 5 अगस्त का पावन दिन, इतिहासों के पन्नों पर हुआ लेखन। 5 अगस्त का पावन दिन, इतिहास के पन्नों पर हुआ लेखन। इसी दिन धारा 370 तोड़ी, इसी दिन राम जन्मभूमि का हुआ पूजन। 5 अगस्त का पावन दिन, इतिहास के पन्नों पर हुआ लेखन। सम्मान बढ़ा उस धरती का जहाँ बाबा डमरू वाले रहते हैं। वनवास खत्म हुआ उनका जिनको हम श्री राम कहते हैं। कश्मीरी केसर से, सरयू जल से, भारत माँ के माथे सजा चंदन। 5 अगस्त का पावन दिन, इतिहास के पन्नों पर हुआ लेखन। क्या बात है। मैं जिस दिन धारा 370 तोड़ी उस दिन मैं भी संसद में था कार्यवाही देखने के लिए। ये मुझे सौभाग्य मिला है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। संसद में हम भी साक्षी बने जिस दिन धारा 370 तोड़ी थी। संसद में हम भी साक्षी बने जिस दिन धारा 370 तोड़ी थी। अमन हुआ कश्मीर में, रावी झेलम की धारा मोड़ी थी। अयोध्या में राम मंदिर बना, जय श्री राम बोल रहा वतन। 5 अगस्त का पावन दिन, पन्नों पर हुआ लेखन। फूलों वाली वह घाटी जो पत्थर से बोझिल थी, फूलों वाली वह घाटी जो पत्थरों से बोझिल थी। राम मंदिर की वो दीवारें जो ढांचे से ओझिल थी। अब न भटकेंगे न अटकेंगे, मोदी जी का सत्य हुए वचन। 5 अगस्त का पावन दिन, इतिहास के पन्नों पर हुआ लेखन। इसी दिन धारा 370 तोड़ी, इसी दिन राम जन्मभूमि का हुआ पूजन। बंधुओं, मोदी जी और का दिमाग देखिए। मोदी जी और पुतिन जी और चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग जी एक हवाई यात्रा में कर रहे थे। वहाँ एक जिन प्रकट हुआ। आप ही थे? मैं भी साथ। जिन हरियाणा का ही रहा होगा। भले ही आप न रहे हो। वो भी था जिन हरियाणा का। जिन आगे फिर तो बताऊंगा कभी। जी जी। तो जिन क्या लगा, तुम कोई भी चीज समुद्र में गिरो तो मैं उसे 1 मिनट में ढूंढ लाऊंगा। अगर नहीं ढूंढ लाया तो तुम्हारी गुलामी करूंगा। तो कहने लगी ठीक है। पहली बारी पुतिन जी की थी तो उसने एक डायमंड छोटा सा समुद्र फेंक दिया और जिन वो उसी दिन ढूंढ लाया। फिर आया चाइना के राष्ट्रपति जिनपिंग का। तो जिनपिंग तो उनके पास पतली सी सुई थी, बिल्कुल मामूली सी, जो बिल्कुल दिखाई भी नहीं देती थी। तो उसने वो समुद्र में डाल ली और जिन उसी टाइम उसको ढूंढ लाया। फिर मोदी जी ने पता क्या फेंका, तो जिन कई घंटों तक ढूंढता रहा, मिला नहीं। तो आखिर जिन भाई मैं तो तेरी गुलामी करनी पड़ेगी, बता क्या चीज थी ऐसी जो नीचे गिरी। मुझे मिली नहीं वो।
ने बोला वो थी डिस्प्रिन की गोली। तो बहुत मोदी जी सुंदर। तो तुम्हारी लत पिघल लगी, तो वो बहुत कहाँ सुंदर। मिलनी थी। तो वही दिमाग आज मोदी जी के अंदर है, जो सब देश की बड़े के अंदर छाए हुए हैं। बहुत ही शानदार। इसी दिन 5 अगस्त का पावन दिन हो गया। 5 अगस्त का पावन दिन, इतिहास के पन्नों पर हुआ लेखन। इसी दिन धारा 370 तोड़ी, इस दिन राम जन्मभूमि का हुआ पूजन। इसी दिन सर्वे हुआ ज्ञान वापी का, एएसआई ने सब खोजा है। स्वास्तिक त्रिशूल घंटी कमल फूल, यही सभी ने सोचा है। सुलेख तांडव होगा शिव का, सुलेख अब तांडव होगा शिव का, पियो के का भी होगा भेदन। 5 अगस्त का पावन दिन, इतिहास के पन्नों पर हुआ लेखन। इसी दिन धारा 370 तोड़ी, इसी दिन राम जन्मभूमि का हुआ पूजन। धन्यवाद। बहुत शानदार तरीके से आपने चोरों की महिमा का मंडन किया हुआ। आप सही कहते हैं, हरियाणा का व्यक्ति जो कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि चोरों पर कविता पढ़ रहे हैं और कलम के सिपाही के रूप में आप अपना संकलन निकाल रहे हैं। इसके कोषाध्यक्ष भी आप हैं, तो मैं समझ रहा हूँ कि आपने कहीं ना कहीं सेंध लगाई होगी, तभी तो इसके कोषाध्यक्ष आप बन पाए।
सतमोला कवियों की चौपाल में अभी तक आप सुन रहे थे देश के सुप्रसिद्ध नवांकुर, वृद्धांकुर और वरिष्ठ कवि हमारे साथ थे। और सतमोला कवियों की चौपाल में हम अब सुनते हैं हमारे सतमोला कवियों की चौपाल के संरक्षक श्री अनिल मित्तल जी, जो सतमोला ग्रुप के चेयरमैन भी हैं। आज ये कार्यक्रम 21 वर्ष का तो हो ही रहा है। जो इनका शिव संकल्प है हमारे साथ, वो ये एक ना रुकने टिकने वाली यात्रा है, आगे बढ़ती रहेगी, ऐसा उनका शिव संकल्प है। श्री अनिल कुमार मित्तल जी। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमोला कवियों की चौपाल आरंभ करा परवीन आर्य के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमोला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि, जो भी कवि काव्य पाठ उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं हम लोग, उन्हें मौका देते हैं नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है कि जो भी चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सतमोला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमोला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। सतमोला कवियों की चौपाल जो 21 वर्ष की हुई है, उसका कारण हमारा परस्पर आपस में विश्वास है। यदि आप भी टीवी शो में, हमारे टीवी शो में काव्य पाठ करना चाहते हैं तो टीवी स्क्रॉल पर चल रहे नंबर 9711182183 पर हमें व्हाट्सएप करें। हमारी समन्वयक टीम आपसे तुरंत संपर्क करेगी। आप हमारे साथ 5 वर्ष के सदस्य बने। और आपने जैसे अब हमारे टीवी शो में देखते हैं कि बिना पक्षपात के ही हमारा कार्यक्रम सभी को बराबर मौका देते हुए चलता है। आप अपना स्वर्णिम भविष्य बना सकते हैं हमारे साथ चलते हुए। एक अनथक यात्रा में हमारे साथ काव्य अनुष्ठान में सहभागी बने, सतमोला कवियों के साथ जुड़ें। और सतमोला कवियों की चौपाल के सभी दर्शकों का भी हार्दिक धन्यवाद कि आपके प्यार और स्नेह आशीर्वाद से हम 21 वर्ष पूरे कर सके। धन्यवाद, नमस्कार। सीएम साहब, हमारे 30 विधायक अपोजिशन पार्टी में चले गए, अब आप सीएम नहीं रहे। सतमोला तो अब नया सीएम कौन बन रहा है? चल सतमोला खाओ, कुछ भी पचाओ।